डोर बंद कर देना। अब पहले पहले लाइव लाइव कर दो, फिर उसके बाद करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या रिलेशन है। और देखो, मामला तो ये होता है कि जब भी हम कोई दो देशों के बीच संबंध देखते हैं तो पहले किस मुद्दे पर बात करते हैं? राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य, किस तरीके से कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित किस तरीके से आपस में मिल रहे हैं, या राष्ट्रीय हितों में विरोधाभास है। तो अभी तक जिन पड़ोसी देशों के साथ आपने देखे होंगे, कुछ उनके हित मिलते हैं, कुछ हमारे हित मिलते हैं, तभी रिलेशन होते हैं। इसलिए रिलेशन के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई हित नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और जहां भी संबंध होगा वहां हित जरूर होंगे। ये बात इंटरेस्टिंग है कि हर हित के पीछे एक संबंध है, और हर संबंधों में क्या होता है? हित होता है। इसलिए अगर हम देखें, अगर हम ये बात देखें कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में जरा सोच के देखो, पड़ोसी है, फिर वही बात है। और सीधे से देखें, देखो जैसे अलग अलग भू राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स अलग अलग होती है। तो भू राजनीति का अगर हम सारे पड़ोसी में देखें तो दोस्तों, जिसे हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति, तो देशों के बीच संबंध तो एक ही होता है राष्ट्रीय हितों का, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं सब चीज को पढ़ने का। जैसे नेपाल के साथ क्या है? नेपाल के साथ जियो पॉलिटिक्स क्या है? क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है, नेपाल एक बफर स्टेट है, नेपाल एक लैंडलॉक स्टेट है, जियो पॉलिटिक्स है। इसका मतलब है कि चाइना का बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी बात है, आपने देखा होगा श्रीलंका, श्रीलंका की जियो पॉलिटिक्स क्या है? श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। यानी श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर में स्थित होने के कारण श्रीलंका की जियो पॉलिटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है श्रीलंका, और इंडियन ओशियन आप जानते हो कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन है, हमारा नेचुरल इन्फ्लुएंस है। और कभी आप देखो तो इंडियन ओशियन में श्रीलंका और इंडिया के अलावा कोई है ही नहीं है दूर दराज तक। इसीलिए श्रीलंका के मामले में जियो पॉलिटिक्स अलग हो जाती है, लेकिन इंडियन ओशियन में अगर हमें प्रभाव बनाए रखना है, श्रीलंका जरूरी है। ठीक वैसे चाइना से अपने इंटरेस्ट की रक्षा करनी है तो नेपाल जरूरी है। इसे कहते हैं भू राजनीति। तो श्रीलंका बफर स्टेट नहीं है, क्योंकि वो तो फ्री है, बिल्कुल है, इतना बड़ा समुंदर है। श्रीलंका तो किस चारों तरफ समुद्र घिरा हुआ आइलैंड है, बफर स्टेट का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना वो लैंड लॉक है। इसलिए हर देश की अपनी जियो पॉलिटिक्स है, और साउथ एशिया में हर देश का महत्व हमारे लिए है। तो सिद्धांत आप देखो एक ही है। कहीं जियो पॉलिटिक्स में क्या है? हिमालय है। नेपाल के लिए जियो पॉलिटिक्स क्या है? हिमालय है। नेपाल के लिए जियो पॉलिटिक्स क्या है? चाइना है। खैर, चाइना तो आजकल इंडियन ओशन में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और यही तो बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमें चाइना अलग से देखना भी है, लेकिन इंडियन ओशन का एक जियो पॉलिटिक्स है, दूसरा जियो पॉलिटिक्स है श्रीलंका के हिंद महासागर में, तीसरा जियो पॉलिटिक्स है बांग्लादेश के साथ। तो ये कंपैरिजन की बात हो गई। तो जब ये फॉरेन पॉलिसी देखते हो तो कंपैरिजन आप कर सकते हो, एक से दूसरे का, दूसरे के तीसरे से। और इसलिए कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, क्योंकि भाई अब आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नेपाल की जियो पॉलिटिक्स तो एक ही है, हिंद महासागर की जियो पॉलिटिक्स तो एक ही रहेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भाई जियो पॉलिटिक्स तो एक ही है, तो चीज़ें जो दिखती हैं कि बदल रही हैं वो बदलती नहीं। वो डोर पूरा बंद कर दो।
दो चीज़ें दिखती हैं कि बिल्कुल बदल रही हैं, बदलती नहीं हैं, और घटनाएं केवल बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि नेपाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना फैक्टर है, हिमालय है। श्रीलंका हमेशा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंद महासागर सूखेगा तो नहीं बच्चों, और न हिमालय भाग जाएगा। इसलिए जो बच्चे परेशान रहते हैं कि रोज रोज आईआर बदल रहा है, फॉरेन पॉलिसी बदल रही है, ऐसा होता नहीं बच्चों। लेकिन तीसरी जियो पॉलिटिक्स है बांग्लादेश की। आप याद रखना, बांग्लादेश का महत्व क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश के लिए भू राजनीति क्या है? ये पूर्वोत्तर राज्यों के समीप है। इसकी जियो पॉलिटिक्स क्या है? यह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास रहेगा, बिल्कुल किनारे का, बिल्कुल किनारे करो, किनारे वाला। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास है। आप याद रखो बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास की जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हो जाती है, और ये चाहे भूटान हो जाए। इसलिए आप देखोगे जो जियो पॉलिटिक्स मालदीव के लिए है वही जो श्रीलंका के लिए है, जो जियो पॉलिटिक्स भूटान के लिए है वही जियो पॉलिटिक्स नेपाल के लिए है। तो चीज़ें एक जैसी हैं। इसलिए आप देखोगे दक्षिण एशिया में अगर जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए, और जो जियो पॉलिटिक्स पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, इसलिए बांग्लादेश का महत्व क्यों हो जाता है? क्योंकि ये न केवल भारत से सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, यानी कुल मिला के भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे बड़ी है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे बड़ी है, और ख़ास तौर पे बांग्लादेश की सीमा भारत के उन क्षेत्रों से मिलती है जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील है, जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक है। इस वजह से ये कहा जाता है कि बांग्लादेश का महत्व हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सवाल ये है कि बांग्लादेश से होके हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाना है। और आप जानते हो यही इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है हमारे लिए। इंटरनल सिक्योरिटी का मेन चैलेंज कहाँ आता है? या तो कश्मीर से आता है, या तो कश्मीर से आएगा, या कहाँ से आएगा? श्रीलंका से। सॉरी, तो कश्मीर से आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आता है। भाई इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज तो दो इंडिया में है, कश्मीर का है मामला, दूसरा पूर्वोत्तर राज्य का है। और इसलिए कहा भी जाता है फॉरेन पॉलिसी में, यार डोर तो बंद कर दो, डोर बंद कर दो भाई। तो ये इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी चैलेंज दो तरीके से आते हैं। तो जब फॉरेन पॉलिसी में जब आंतरिक सुरक्षा से प्रभावी रहेगी, तो स्वाभाविक रूप में जब अंदर ही हम परेशान रहेंगे, दोस्तों घर में ही लड़ाई चल रही है, तो बाहर के दुश्मन को कैसे झेल पाएंगे? तो बाहर के दुश्मन को झेलने के लिए पहले घर की लड़ाई खत्म होनी चाहिए, घर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तभी मामला बनेगा। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इंडिया ने, और बांग्लादेश का ये जियो पॉलिटिक्स क्यों है? क्योंकि ये हमेशा रहेगा। अब आप देख लो ऐसे बच्चों, बांग्लादेश की जियो पॉलिटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप देख लोगे कि ये आप देखोगे बांग्लादेश से। अब अगर ये बांग्लादेश की बात करें तो स्वाभाविक रूप में आप देखोगे ये पूरा सिलीगुड़ी गलियारा रहा है, जिसे चिकन नेक कहते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया से पूर्वोत्तर राज्य में जाने के लिए ही इसे बांग्लादेश का जो महत्व आता है, एक तो हमारी सबसे बड़ी टेरिटरी 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, और हमारी अभी मणिपुर में आपने देखा होगा इतनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, यानी हमारे यहाँ जो सीमा के सबसे सेंसिटिव एरिया है। इसलिए आप देखो पाकिस्तान की सीमा कश्मीर से मिलती है, चाइना की सीमा कश्मीर से मिलती है, और संयोग की बात है कश्मीर के अंदर की प्रॉब्लम इसलिए है कि बाहर से भी प्रॉब्लम है। ये तब अच्छी बात यह है कि जो म्यांमार है उसके साथ हमारे संबंध ठीक है। अब चाइना आप जानते हो उसे कंट्रोल कर नहीं सकते, चाइना तो कंट्रोल कर नहीं सकते, चाइना तो आजकल दादागिरी दिखाने के मूड में रहता है बच्चों। तो कम से कम भूटान, नेपाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास बाकी राज्य तो पीसफुल रहे, हमारा कोशिश होती है। इसलिए म्यांमार के साथ पीस बनाए रखना भारत के लिए बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आप जरा सोच के देखो, म्यांमार और ये बांग्लादेश ये भी अगर हमारे दोस्त न रहे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए फजीयत हो जाएगी बच्चों।
भाई चाइना पे हम कंट्रोल कर नहीं सकते। इसलिए और अच्छी बात यह है कि इसलिए बांग्लादेश का महत्व क्यों बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ऐसे देखो दोस्तों, क्या जियो पॉलिटिक्स है, बांग्लादेश का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। अगर आप इस बात को ऐसे देखो, अगर कोलकाता से, मान लो कोलकाता से हमें जाना है अगरतला, ये अगरतला हो गया, कोलकाता से अगरतला जाने का अभी तक हमारे पास ये रास्ता है, यहाँ से घूम टहल के हम कहाँ पर आएंगे, कोलकाता। इतना लंबा रूट, यानी कम से कम 1800 से 22 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर रास्ता, अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर। लेकिन अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और आप देखो जरा, इतना बड़ा भाग हमारे यहाँ एक इसी छोटे से गलियारे से कनेक्ट है। अगर ये छोटा गलियारा हमारे हाथ से निकल गया तो आप समझ लो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसलिए चिकन कॉरिडोर इसलिए कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है, क्योंकि मुर्गे को आप देखो, मुर्गे का शरीर बहुत बड़ा है, मुर्गे का शरीर बड़ा होता है लेकिन गर्दन बिल्कुल छोटी होती है, गर्दन बिल्कुल पतली होती है। इसीलिए, और आप देखोगे चिकन नेक की समस्या ये है कि इधर से ऊपर से चाइना, इधर से नेपाल, इधर से भूटान, इधर से बांग्लादेश, इसी के बीच में फंसा हुआ राज्य है नॉर्थ ईस्ट बंगाल। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस वजह से अगर हमें बांग्लादेश से आने जाने का रास्ता मिल जाए तो जो दूरी है 2000 किलोमीटर की, वो दूरी पे हम पहुंच जाएंगे 350 किलोमीटर में। तो ये दोस्तों पड़ोसी का संबंध होता है, ये पड़ोसी का संबंध होता है कि अब जरा सोच के देखो, बांग्लादेश से होकर अगर हमें भाई सीधे से अगर ये घूम के न जाना पड़े, हमें सीधा जाना पड़े, ये सीधा पहुंच जाएंगे हम, लेकिन उसके लिए बांग्लादेश से होके जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप देखोगे दोस्तों, जब से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना, आप देखो पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पीछे रह जाने का तमाम कारण है, ज्योग्राफिकली लैंड लॉक है। यानी जरा सोच के देखो, इंडिया लैंड लॉक नहीं है, इंडिया की ज्योग्राफी देखो आप, इंडिया ऐसा दिखता है जैसे समुद्र में वी शेप का शिप खड़ा हो। कितना जबरदस्त जियोपॉलिटिकल कंडीशन है भारत की। यानी 3 तरफ से हमारा समुद्र है, एक तरफ हिमालय है, और ये हमारी नेचुरल बाउंड्री है बच्चों। इंडिया नेपाल के बीच में कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है। नेचुरल बाउंड्री का मतलब जहां समुद्र हो, जहां पहाड़ हो। इंडिया चाइना के बीच में हिमालय है, नेचुरल बाउंड्री है। इंडिया नेपाल के बीच में नहीं है, प्राकृतिक सीमा नहीं है। वैसे भारत बांग्लादेश के बीच में कोई नेचुरल बाउंड्री थोड़े है, और ये नेचुरल बाउंड्री भारत पाकिस्तान के बीच में भी नहीं है। अरे भाई, नेचुरल बाउंड्री प्राकृतिक सीमा का मतलब कहीं पहाड़ हो, समुद्र हो जाए। इसे कहा भी जाता है, अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत का विभाजन कर दिया, वो समस्या आज भी प्रॉब्लमेटिक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास तो समुद्र में जाने कोई रास्ता ही नहीं है। जरा सोच के देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोई व्यापार करना है तो कोई चीज अगरतला से भेजा जाए कोलकाता, कोलकाता से फिर जाएगा मलेशिया, घूम के हम जा रहे हैं। आप ये सोच लो कि नॉर्थ ईस्ट से, यानी कुल मिला के अगरतला से किसी व्यक्ति को दिल्ली आना हो तो पहले तो वो कोलकाता आने में लगा देगा 12 घंटे 24 घंटे, उसके बाद दिल्ली आने में 24 घंटे। यानी अपने ही देश में ट्रेवल करने का इतना लंबा टाइम खर्च करना पड़ेगा ट्रेन या बस से। तो जब आने जाने का रास्ता ही नहीं बच्चों, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। अभी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहीं पुल बनाना है, कहीं हाईवे बनाना है, तो सामान, और इतने पतले सिलीगुड़ी गलियारे में तो हैवी ट्रक जा ही नहीं सकता। इसलिए देखेंगे, चाहे हिमाचल हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाने में वहाँ प्रॉब्लम ही आती है कि उतने बड़े सामान कैसे ले जाओगे आप, क्योंकि जो रास्ते हैं उसमें बड़े ट्रक जा ही नहीं सकते, रेलगाड़ी है ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है, अगर नॉर्थ ईस्ट अगर आप डेवलप नहीं कर पाओगे तो स्वाभाविक रूप में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट को अच्छा करना है तो बांग्लादेश को देखना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों, हसीना का हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसे हसीना को हम छोड़ नहीं सकते बच्चों। और आजकल तो अभी देखो, जनवरी में हसीना फिर से 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में चयनित कर दी गई, और आज तो हमारे हसीना के साथ संबंध बड़े अच्छे हैं। यानी जरा सोच के देख लो, आजकल तो हमारा बांग्लादेश का संबंध बिल्कुल हनीमून जैसा चल रहा है, फेविकॉल जैसा है बच्चों। और उसके कारण है इंटरेस्ट। इसका मतलब है, इस जियोपॉलिटिक्स को देखा जाए तो बांग्लादेश का महत्व का भी हम इनकार नहीं कर सकते, इसलिए बांग्लादेश का महत्व होगा। तो जो भी पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास आएगा,
तो बांग्लादेश की सीमा जरा सोच के देखो, बंगाल से मिल रही है, पहला बंगाल है, आसाम है, त्रिपुरा है, तो इन राज्यों से मिल रही है। तो स्वाभाविक रूप में मेघालय है। तो ये जो राज्य हैं अपने आप में बड़ी सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव है। इस वजह से अब सवाल है कि हमें बांग्लादेश से क्या चाहिए, बांग्लादेश को हमसे क्या चाहिए। हाँ, अगर हम देखो बच्चों, पॉपुलेशन वाइज देखें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आसपास जा रही है। तो पॉपुलेशन वाइज बांग्लादेश बड़ा है, नहीं श्रीलंका से कई बड़ा है, नेपाल से काफ़ी बड़ा है। जबकि हम हमारी तुलना में दोस्तों 20 करोड़ की पॉपुलेशन भी यही 20 मिलियन। तो हमारे यहाँ मतलब कुल मिला के दोस्तों, अगर 200 मिलियन बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, तो हमारे यहाँ तो 200 मिलियन भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इन बाकी पड़ोसी देशों में देखा बांग्लादेश की पॉपुलेशन ठीक ठाक है। और लेकिन बच्चों, इकोनॉमिकली बांग्लादेश उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। यद्यपि अभी स्टेबल गवर्नमेंट का फायदा हुआ है कि बांग्लादेश आर्थिक विकास के रूप में आगे बढ़ा है। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है स्टेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। अगर स्टेबिलिटी नहीं है, शासन में पता चला कि नेपाल देख लो, आया राम गया राम की सरकार। तो जब कहा जाता है कि नेहरू का स्टेबल गवर्नमेंट था तब डेवलपमेंट दिखा, मोदी जी का स्टेबल गवर्नमेंट तब डेवलपमेंट दिखता है। और संयोग की बात है, बांग्लादेश में पिछले 20 सालों से शेख हसीना ही पीएम है। और अच्छी बात यह है कि शेख हसीना का अप्रोच हमारे प्रति बहुत अच्छा होता है। और सच मानो, कोई भी छोटा पड़ोसी देश अगर वो चाहेगा कि डेवलपमेंट हो तो भारत को अवसर मानेगा। दे विल कंसीडर इंडिया एज अपॉर्चुनिटी, नॉट इंडिया एज अ थ्रेट। इंडिया को थ्रेट ही मानते वो। अब जरा फिर उसी मुद्दे पर आ जाए कि अगर ये जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है तो इसका मतलब है कि वाई बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है, वो हमेशा रहेगा। वाई बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। बांग्लादेश का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि बांग्लादेश का भारत के लिए क्या महत्व है बच्चों। तो आप याद रखो, क्या महत्व है बांग्लादेश का। बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है, बड़ी सारी इंपॉर्टेंस है। और पहला इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए। और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी। और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और देखो, विकास और सुरक्षा दोस्तों जुड़ी हुई है। और सही मानो, अगर विकास कर लोगे तो सुरक्षा की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्योंकि आप अगर पॉलिटी आपको याद होगा तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कई बार क्या है, वहां पे इंसर्जेंसी होती है। पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है कि कई बार उग्रवाद रहता है। और हम उग्रवाद के कारण क्या करते हैं, आसपास लगा रखा है हमने, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगा रखा है। आसपास से सीआरपीएफ और बीएसएफ केवल राज्य की शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं बच्चों। ये तो निगेटिव तरीका है। सबसे पॉजिटिव तरीका क्या है, वहां डेवलपमेंट कर दो। अरे जब आम आदमी को रोजी रोटी विकास मिलेगा तो वो बंदूक लेकर हाथों में नहीं खड़ा होगा। इसलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश हमारे पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा के लिए, क्योंकि बांग्लादेश और भारत की सीमा 4000 किलोमीटर की है। आज भी सारी सीमा पे फेंसिंग नहीं है, तारबंदी नहीं है, तारबंदी नहीं है। तो अब मान लो अगर बांग्लादेश अगर चाहे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए तो 2-4 लोगों बंदूक लेके हमेशा भेज देगा इंडिया में। अरे बच्चों, कश्मीर में आतंकवाद के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या था, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी भेजता था। कम से कम अगर बांग्लादेश तो ऐसा नहीं करता तो कम से कम ये तो अच्छी बात है। और नॉर्थ ईस्ट के पता नहीं कितने उग्रवादी संगठन है, उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये तो मैं बड़े बड़े उग्रवादी संगठनों का नाम बता रहा हूं, NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और बाकी तो वहां गली गली मोहल्ले में उग्रवादी संगठन है बच्चों। नॉर्थ ईस्ट में तो अभी कुछ दिनों पहले ये हाल था, अभी काफी कंडीशन ठीक हुई है। नहीं पता चलता था, वहां तो पता चलता था कि 10-10 हर मोहल्ले में एक से उग्रवादियों के संगठन है, हर मोहल्ले में। कि कई बार तो वहां तो
आईपीएस ऑफिसर काम करने से डरते थे बच्चों। आईपीएस ऑफिसर भी सोचते थे कि वहां क्या काम करने जाए यार, क्योंकि वहां उग्रवादी संगठन क्या है, वो ऑफिसर के बंदूक छीन लेते हैं। ऐसी कंडीशन थी, इसलिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप देखोगे। और क्योंकि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो लुक ईस्ट देख ही नहीं पाओगे बच्चों। इसलिए वाई बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, लेकिन पूर्व की ओर देखो कि नीति के लिए, पूर्व की ओर देखो या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी अगर हमें इंडोनेशिया जाना है, अगर हमें इंडोनेशिया जाना है, म्यांमार जाना है, भाई छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंध करना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो रास्ता तो बांग्लादेश से भी होकर जाता है। जरा सोच के देखो किस तरीके से स्वाभाविक रूप में बांग्लादेश का महत्व हमारे लिए हो सकता है। ईस्ट जाए तो बांग्लादेश से, नॉर्थ ईस्ट जाए तो बांग्लादेश से, और स्वाभाविक रूप में तीसरा, आज की डेट में साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का बांग्लादेश है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अरे बच्चों, बड़ा बाजार है, 20 करोड़ की आबादी, बाजार भी तो होती है। और आप जानते हो इंडिया लगातार 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारा टारगेट क्या है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनना चाहते हैं। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 3री बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो द्विपक्षीय व्यापार है वो भी आप देखोगे, जो बाइलेटरल ट्रेड है वो बढ़ के $18 बिलियन हो गया है। ये साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। हमारा जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड है साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। तो जरा सोच के देखो, फिर इंडिया को फायदा है। और ओरिजिन तो उन्हें बता ही दिया बच्चों, जहां ज्योग्राफी की प्रॉक्सिमिटी होगी, जहां ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होगी पहला, और स्वाभाविक रूप में जहां पे ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होगी, जहां पे कल्चर एक जैसा होगा, तो वहां पे व्यापार अपने आप बढ़ जाएगा। तो पड़ोसी देशों के साथ अगर व्यापार बढ़ेगा, जरा सोच के देख लो, $20 बिलियन का व्यापार कितना बड़ा होता है। इतना हमारा व्यापार तो रसिया के साथ भी नहीं है, अगर ऑयल का हटा दिया जाए ट्रेड। और इतना बड़ा व्यापार हमारा साउथ कोरिया के साथ नहीं है, इतना बड़ा व्यापार ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, इतना बड़ा व्यापार हमारा ब्राजील, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका किसी देश के साथ नहीं है। मिलाकर हो सकता है। कितनी बड़ी बात है बच्चों। पड़ोसी के साथ अगर $20 बिलियन का व्यापार है तो अपने आप इंटरेस्टिंग है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है ये यहाँ भी। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश का महत्व क्यों है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जब से शेख हसीना आई है, शेख हसीना खास तौर पर, देखो बच्चों, अगर इतिहास आपको याद दिला दें, जो हम पाकिस्तान में भी बता देंगे, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का भाग था। और जरा नाम देखना, पाकिस्तान का मतलब है कि एक ऐसा पवित्र धरती, इस्लाम की पवित्र धरती। नाम अब पाकिस्तान क्यों रखा गया? पाकिस्तान का निर्माण इस्लामी आधार पे हुआ है। और आप याद रखना, अगर पाकिस्तान का निर्माण इस्लामी आधार पे हुआ है तो इसलिए हमारे यहाँ भी कई ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हैं, कट्टरपंथी हैं, कई हमारे यहाँ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो लगातार क्या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का निर्माण इस्लामी आधार पे हुआ है तो हिंदुस्तान का निर्माण हिंदुज्म के आधार पे हो जाए। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं अपनाया बच्चों। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ सेकुलर स्टेट। हमने तो एक तरीके से पंथ निरपेक्ष रास्ता अपनाया। तो अगर हमने सेकुलर स्टेट को अपनाया, पंथ निरपेक्ष रास्ते को अपनाया, तो संयोग है बांग्लादेश ने वो ही रास्ता अपनाया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के रास्ते को नहीं अपनाया राष्ट्र निर्माण के लिए। इसलिए आप देखोगे शेख हसीना किस बात को आगे बढ़ाती हैं? शेख हसीना इस बात को आगे बढ़ाती हैं कि बांग्लादेश में पंथ निरपेक्ष सेकुलर डेमोक्रेटिक टेंडेंसी को बढ़ाया जाए। पंथ निरपेक्ष सेकुलर और लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। इसका सीधा सा मतलब है, आइडियोलॉजिकली बांग्लादेश इज नॉट फॉलोइंग द रूट्स ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। यानी बांग्लादेश में 90% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है,
इसके बावजूद बांग्लादेश कहता है कि नहीं, हमारे इस्लामी आधार पर हमें निर्माण नहीं करना है। शेख हसीना, इसलिए शेख हसीना जमायत इस्लामी के खिलाफ काम करती हैं। जमायत इस्लामी वहाँ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। और आप देखोगे पाकिस्तान ही कोशिश करता है कि बांग्लादेश में, देखो बच्चों यही खास बात है, पाकिस्तान के पास दुनिया को और देने कुछ है नहीं। पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए क्या है? या तो क्या है? आतंकवाद, या तो इस्लाम की विचारधारा। पाकिस्तान दुनिया में जहां भी जाता है ये दो चीज लेके जाता है। बच्चों धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन धर्म का पॉलिटिकल यूज बुरा होता है। और इसलिए आप देखो कि पाकिस्तान का रहना तो हमारे लिए हमेशा एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज बनकर आता है। पाकिस्तान इज ऑलवेज आइडियोलॉजिकल चैलेंज है ना। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र निर्माण का तरीका बुलाया, वो क्या कहता है, इन इस्लाम के आधार पर राज चलेगा। तो अगर इसी बात को मान लिया जाए फिर तो बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी अलग होने ही नहीं चाहिए थे। फिर तो बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी भी अलग नहीं होने चाहिए थे। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गए क्योंकि एक तरीके से वहाँ वैचारिक लड़ाई भी हुई। और इसलिए आप देखोगे बच्चों, चाहे कहीं भी आप बताओ, चाहे भारत में, इसलिए हमें पाकिस्तान से भी सीखना चाहिए, क्योंकि केवल धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनता बच्चों। अरे मॉडर्न तरीका क्या है? सेकुलरिज्म के बेस पर राष्ट्र बनाओ। अरे धर्म जो माने उसको मानने दो। ये मॉडर्न तरीका राष्ट्र के निर्माण का है। इट मस्ट बी सेकुलर स्टेट। इसलिए आप देखोगे पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान को फॉलो नहीं करता। और इसका एक परिणाम देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बच्चों, जब आज का जो बांग्लादेश है पहले का पूरी पाकिस्तान है। यानी जब इंडिया का डिवीजन हुआ था तो जो रेडिकल लाइन खींची गई थी, एक ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आज भी है जो पाकिस्तान है। बच्चों ईस्ट पाकिस्तान गरीब था। ईस्ट पाकिस्तान का मतलब है गरीब था। वेस्ट पाकिस्तान, आजादी के पहले अगर कहीं पे मर्सिडीज चलती थी लाहौर में, आज लाहौर पाकिस्तान के पास है। कभी लाहौर जाके देखो बच्चों, और अमृतसर की तो कोई बात ही नहीं करता था। इंडिया का सबसे प्रॉस्पेरस, सबसे संपन्न शहर था लाहौर। आज चले जाओ लाहौर तो मर्सिडीज की, आप वहां खच्चर गधे चल रहे हैं। आज वहीं अमृतसर चले जाओ तो लिमोजिन और BMW चल रही है। इसका मतलब है बच्चों, लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और अगर लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट होगी, धर्म से प्रभावित होगी, तो राष्ट्र कभी महान नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान इज बेस्ट एग्जाम्पल। और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, जो कभी गरीब था, बच्चों आज की डेट में बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी हो गई। जरा सोच के देखिए, आज की डेट में बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा चेंज है बच्चों। यानी जब बांग्लादेश पाकिस्तान जब बने थे तो पूर्वी पाकिस्तान तो कहा जाता था कि पूर्वी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के किसी भी हिसाब से बराबर नहीं था। लेकिन आज मामला चेंज हो गया। बांग्लादेश आगे बढ़ गया इकोनॉमिक रूप में। क्यों? स्टेबल गवर्नमेंट। बांग्लादेश आगे बढ़ गया क्यों? क्योंकि सेकुलर गवर्नमेंट। तो ये है बांग्लादेश का फायदा है इंडिया के लिए। क्योंकि पाकिस्तान क्या सोचता है कि वो बांग्लादेश का प्रयोग अपने साथ में कर ले, इस्लाम के आधार बांग्लादेश को जोड़ ले। बाकी उसके पास पैसा वैसा देने के तो है नहीं, कंगाल खुद ही है। आप देख रहे हो पीओके में लोग रोटी कपड़े के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी उसी कश्मीर में वोटिंग हो रही है। अरे बड़ा चेंज है बच्चों। पाकिस्तान में पता चला कि आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है। कौन आटा 80 रुपए किलो खाएगा भाई? तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पाकिस्तान एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड स्टेट। तो ये हमें फॉलो नहीं करना है। सेकुलर मॉडल लाना है और स्वाभाविक रूप में एक अच्छे शासन को आगे बढ़ाना है। इसलिए बच्चों, इसलिए सवाल है, इसलिए बांग्लादेश का महत्व हमारे लिए हमेशा रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल करना है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है, तो बांग्लादेश का महत्व हमारे लिए हमेशा रहेगा। अभी चीज़ चेंज नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश को क्या फायदा होता है? वाई बांग्लादेश इज गेटिंग एडवांटेज। तो अब देखो बच्चों कि बांग्लादेश को क्या फायदा है। भाई जब तक दोनों के इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे संबंध बनेगा नहीं। व्हाट आर इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है, तभी तो बात बनेगी बच्चों कि व्हाट आर इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश। आखिर में बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है?
तो बच्चों आप याद रखो बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है, कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश। तो आप जानते हो कि पहला, भारत से उसको एक आर्थिक सहायता मिल रही है। इंडिया कुल मिला के, यानी इंडिया इज प्रोवाइडिंग ह्यूज इकोनॉमिक असिस्टेंस, दैट इज नोन एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये बात अलग है बच्चों, देखो अब चाइना जैसे इकोनॉमिक असिस्टेंस तो हम नहीं दे पाते, लेकिन चाइना ब्याज बहुत वसूल लेता है, चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखो चाइना, सवाल ये, चाइना हम तो स्वाभाविक रूप में बहुत ज़्यादा हमें किसी को भी लोन देता है, बस उसके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है आर्थिक सहायता, लाइन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब इंडिया ने लगभग $8 बिलियन इकोनॉमिक असिस्टेंस बांग्लादेश को दे रखा है। तो बांग्लादेश से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रेल का डेवलपमेंट, इस सब जो भारत इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है उसमें फायदा होता है उसको। तो अब बांग्लादेश जरा सोच के देखो, यही तो फॉरेन पॉलिसी है बच्चों। इन्होंने पहले कह रखा है गांव में कोई अगर छोटा, गांव के आसपास के अमीर बच्चे हैं, कोई अमीर व्यक्ति उससे दोस्ती करके अपना काम निकाल लो। अब बिलाओ जैसे टकराते रहोगे तो आपका फायदा नहीं होगा। ये बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी तरीके से किया है। और देखो शेख हसीना ने बड़ी होशियारी से काम किया है, वो चाइना से भी सहायता ले लेती है, इंडिया से भी सहायता ले लेती है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाती। तो जरा सोच के देखो, अब एक दूसरे के खिलाफ हो नहीं जाती। अब जरा सोच के देखो कि पता चला कि हम रोज ही लड़ते रह गए, पड़ोसी का ही जड़ खोदते रह गए। अरे भाई पड़ोसी का बड़ा आदमी है तो यार स्वाभाविक रूप में कुछ पड़ोसी से एग्जाम ले लो, कुछ पैसा ले लो। अब पता चला कि पड़ोसी का केवल, इसलिए बांग्लादेश को बड़ा फायदा है। और जरा सोच के देखो, पाकिस्तान केवल भारत गाली देता रहता है, जब देखो तब उसे क्या मिला। अरे भाई अडानी को गाली देने से कुछ थोड़ी मिल जाएगा, अडानी जैसा बनना पड़ेगा। अब केवल हम दिन रात अडानी को गाली देते रहे, अरे अडानी से मिलकर कहीं 2-4 रुपए ले लो यार, कहीं ठेका ले लो, कहीं कंपनी के मालिक बन जाओ, तब तो समझदारी वाली बात है। अब केवल गाली देते रहे हो तो फायदा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश को बड़ा फायदा है, पहला। और अब बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है, आधारभूत संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो दोस्तों सब जगह है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप जानते हो, जरा सोच के देखो, अभी तो चाइना जैसे देशों में जितना डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अब तो इंडिया उसको आगे बढ़ा रहा है। और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भाई विकासशील देशों में कॉमन प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छे पोर्ट नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। तो अच्छे पोर्ट नहीं होगा, सड़क नहीं होगा तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा। यहाँ से बांग्लादेश को फायदा है, बांग्लादेश को यहाँ से ही फायदा है। तीसरा, भारत का बड़ा बाजार है, और लार्जेस्ट मार्केट भारत का बड़ा बाजार है, और लार्जेस्ट मार्केट। तो बांग्लादेश के लिए कोई भी टेक्सटाइल, जूता अगर बेचना हो तो बांग्लादेश को इतना बड़ा बाजार मिल जा रहा है कि उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यही सारा फायदा कर लेगा। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर वो इंडिया के साथ उसका अच्छा रिलेशन होगा तो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी रहेगी, तो बांग्लादेश का विकास होगा, बांग्लादेश में स्थायी शासन होगा। तो बांग्लादेश में स्थायी शासन होगा तो बांग्लादेश की भी तो स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए भारत जैसे विशाल देशों से फायदा उठा लिया जाए, भारत जैसे विशाल देशों से फायदा उठा लिया जाए, बजाय कि आपस में लड़ते रहे, तो बांग्लादेश को भी फायदा है। इसलिए बच्चों देखो, जब से शेख हसीना आई हैं, भारत को धनाधन सब सहयोग मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए, देखो शेख हसीना के लिए बांग्लादेश के भी जो कट्टरपंथी हैं, दे आर थ्रेट फॉर शेख हसीना। वो चाहते हैं शेख हसीना को हटा दिया जाए, जमात इस्लामी चाहती है शेख हसीना को मार दिया जाए। और शेख हसीना का हमारे दोस्तों क्या संबंध है, अरे शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है, मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माता थे, और जब मुजीबुर रहमान की पूरी परिवार से हत्या कर दी गई तो उसमें शेख हसीना जर्मनी में थी। शेख हसीना के पति फिजिक्स के प्रोफेसर है जर्मनी में, और उसके बाद शेख हसीना वो कट्टरपंथी, जरा सोच के देखो, पूरे मुजीबुर रहमान के परिवार को मार दिया गया बांग्लादेश में। केवल शेख हसीना, मात्र एक बेटी उनकी बच पाई, और बाद में शेख हसीना इंडिया में आई, दिल्ली में पंडारा रोड पे रहती थी वो,
दिल्ली में पंडा रोड पे वो रहती थी बच्चों, और बाकायदा उनकी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बांग्लादेश में अभी भी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको मारना चाहते हैं। तो भारत ने ऐसा असिस्टेंस उनको दिया था, इस तरीके का असिस्टेंस दिया गया था। तो इस बात को शेख हसीना आज भी याद रखते हैं कि इंडिया इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू बांग्लादेश। तो अब क्या है कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब बांग्लादेश का फायदा है। लेकिन फिर आप कहोगे तो फिर अभी इंडिया का अप्रोच क्या है, उस संबंधों में क्या कोई टकराव भी है क्या? अब देखो, थोड़े थोड़े मतभेद तो होते हैं बच्चों, इसलिए भारत और बांग्लादेश के संबंध अब आपस में मिलते हैं। अब थोड़े थोड़े मतभेद हैं। अब कैसे मतभेद हैं बच्चों, जरा देखो। अब आप जानते हो कि भाई पड़ोसी है तो थोड़े मोड़े मतभेद तो रहते ही है, थोड़े मतभेद तो रहते हैं। अब मैं कैसे पड़ोसी है वो मतभेद रहते हैं, अब आप देखो। कहां पे डिफरेंसेस हैं? अगर बांग्लादेश को देखा जाए, अगर बांग्लादेश को देखा जाए, डिफरेंसेस कहाँ है? बांग्लादेश के कंसर्न क्या है, इंडिया कंसर्न क्या है, थोड़े थोड़े यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। और फिर उसका ऑप्शन भी हमारे पास है, तो स्वाभाविक तौर पर वो हम ऑप्शन भी सोचते हैं, और किस तरीके से हम उसको ऑप्शन निकालें। तो बांग्लादेश का जो बांग्लादेश स्वाभाविक तौर पे जो कंसर्न उसका बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का क्या क्या कंसर्न? पहला, तीस्ता नदी के जल विभाजन, द डिवीजन ऑफ रिवर ऑफ तीस्ता, डिवीजन ऑफ वाटर ऑफ रिवर ऑफ तीस्ता, तीस्ता नदी का जल विभाजन। एक बड़ा मुद्दा बांग्लादेश का कंसर्न ऐसा है कि डिवीजन ऑफ वाटर ऑफ रिवर तीस्ता, डिवीजन ऑफ वाटर ऑफ रिवर तीस्ता। तो अब तीस्ता देखो, गंगा नदी के जल बंटवारे का समझौता हमने 96 में किया था, और वो समझौता 30 साल का था, और दो साल बाद हो सकता है फिर वो समझौते रिव्यू हो। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश का एक बड़ा पानी भारत की तरफ जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 शेयर्ड रिवर्स हैं, मतलब इंडिया से बांग्लादेश की तरफ जाती है, तो भाई 54 नदियां हैं। और अब जियो पॉलिटिक्स में आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इंडिया बांग्लादेश का ये कंसर्न है। दूसरी बात, बांग्लादेश का इंडिया के प्रति एक और कंसर्न है कि देखो, इंडिया में सी आ रहा है, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। कई बार ऐसा होता है कि बांग्लादेश के शरणार्थी इंडिया में है, या कह लो घुसपैठी। दोस्तों, शरणार्थी घुसपैठी में अंतर ये है, घुसपैठी का मतलब होता है जो बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर इधर आ जाए, वो होगा घुसपैठी। और शरणार्थी का मतलब होता है, रिफ्यूजी मतलब है जो बाकायदा बाहर प्रताड़ित हो, जिसको सरकार ने बहुमत में प्रताड़ित किया हो, वो आ जाए तो क्या होगा? शरणार्थी। तो शरणार्थी तब हम लेते हैं जब किसी को प्रताड़ित किया गया हो, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी विक्टिम होता है प्रोसिक्यूशन का, जबकि जो अवैध घुसपैठी होता है वो तो कहीं भी आ सकता है। अवैध घुसपैठी, अवैध का मतलब बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के सीमा में घुसाना। तो अब सवाल है कि जी इंडिया के द्वारा जो सीएए यानी नागरिकता, इंडिया के द्वारा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है, इस पे थोड़ा बांग्लादेश को आपत्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बांग्लादेश में ये मैसेज आ रहा है कि भैया देखो, शेख हसीना इंडिया को इतना छूट दे रही हैं, क्योंकि जब से शेख हसीना आई हैं 2015 से लगभग हमने सीमा के समझौते हल कर लिए हैं। कि कुछ गांव थे जो इंडिया के बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश के इंडिया में थे, उन्हें इनक्लेव कहा जाता है, वही हमने हल कर लिया। रक्षा के सहयोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी बंगो शक्ति हमने डिफेंस एक्सरसाइज किया है। सीमा रेखा पहले से विभाजित है, सीमा रेखा विभाजित है। अब सवाल है कि इस मामले पर अगर देखा जाए तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में बांग्लादेश में विपक्षी दल ये मैसेज फैला रहा है, इंडिया में बांग्लादेश का विरोध हो रहा है, इंडिया से लोगों को हटाकर कहाँ लाना जा रहा है कि बांग्लादेश में लाया जा रहा है।
तो ये अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे एक मैसेज फैलाया जा रहा है, बांग्लादेश में कट्टरपंथी फैला रहे हैं, भैया देखो शेख हसीना तो इंडिया पे जान दे रही हैं, और स्वाभाविक रूप में अपोजिशन में क्या हो रहा है, वो तो बांग्लादेश के खिलाफ काम कर रहा है। क्योंकि सवाल ये है कि बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। अभी जनवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें बेगम खालिदा जिया ने चुनाव बाइकआउट कर दिया था। बेगम खालिदा जिया ने चुनाव में पार्टिसिपेशन किया ही नहीं। तो मामला बेगम खालिदा जिया का नहीं बच्चों, बेगम खालिदा जिया पाकिस्तान की तरफ फेवर करती हैं। बेगम खालिदा जिया मानती हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कैसा होना चाहिए, इस्लामिक आधार पे। इसलिए बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए बच्चों हसीना व्यक्ति नहीं विचार है। सी इज नॉट ए इंडिविजुअल बट सी इज अ काइंड ऑफ आइडिया किसका, सेकुलरिज्म का, आइडिया किसका, डेमोक्रेसी का। इसलिए आप देखोगे अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसलिए शेख हसीना आजकल मोदी के और शेख हसीना के बीच दोस्ती ऐसी है, कई बार मोदी जी कहते हैं मैडम आ जाओ चाय पिक चलते हैं, शेख हसीना मना कर देती है। क्योंकि अगर शेख हसीना इंडिया के साथ थोड़ा दोस्ती दिखाएंगे तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उन्हीं का विरोध हो जाएगा। तो बेगम खालिदा जिया क्या कहेंगे, अरे भैया ये तो पपेट है इंडिया की, इनको बांग्लादेश के इंटरेस्ट की चिंता नहीं है, इनको तो चिंता किसकी है, इंडिया के इंटरेस्ट की। अब ये पॉलिटिक्स है बच्चों, और हमारे यहाँ भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि पानी का बंटवारा करना है, दीदी से पूछना पड़ेगा। दादी पानी का बंटवारा करना है, पूछना किससे पड़ेगा, दीदी से। और बच्चों दीदी का मामला तो आप जानते हो, दीदी तो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। दीदी कहती है हम 1 इंच पानी नहीं देंगे, दीदी कहते हैं कि हम पानी देंगे ही नहीं। तो ये अपने आप में इंटरेस्ट पार्ट है। तो बांग्लादेश को इससे कंसर्न है। अब सवाल है इंडिया कंसर्न क्या है। जो इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न है बांग्लादेश से जो हम लेते हैं दोस्तों, झगड़ा तो नहीं है लेकिन कंसर्न है इंडिया का। और आप जानते हो अगर कंसर्न है धीरे धीरे मामले, लेकिन आप देखोगे कंसर्न भी है तो इसके बावजूद न इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ कोई कुछ कहता है, न बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ कुछ कहता है। आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। जबकि आप देखोगे पाकिस्तान लगातार कहता है भारत पाकिस्तान का पानी पी रहा है। अब पिए न पियो लगातार हल्ला मचाता रहता है। शेख हसीना ने कभी ऐसा कहा नहीं। तो दोस्तों पानी का झगड़ा भावनात्मक न बनाया जाए। अरे पानी का झगड़ा है हल कर लेंगे। इसलिए भारत का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, बांग्लादेश के अवैध घुसपैठी। इलीगल माइग्रेंट्स, दे आर नॉट रिफ्यूजी बट इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेश। ये अपने आप में इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। क्योंकि भाई बच्चों अब अवैध घुसपैठी आ रहे तो इसी बहाने पाकिस्तान किसी आदमी को भेज सकता है। भारत बांग्लादेश की सीमा पे आज भी तारबंदी नहीं हो पाई बच्चों। भारत, अब याद रखना हम क्या सोचते हैं इंडिया चाइना का बॉर्डर प्रॉब्लम है। हमें लगता है प्रॉब्लम इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं बच्चों। इंडिया चाइना बॉर्डर में तो हमने सुरक्षा बढ़ा रखी है। पाकिस्तान बॉर्डर का इतना विजिलेंस है कि आप जरा सोच के देखो, पाकिस्तान से कोई आ जाए इधर संभव नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। बांग्लादेश का बॉर्डर तो ऐसा है दोस्तों, यहां पे आना जाना रोकना इसलिए मुश्किल है, उधर बालूवाची उधर बालूवाची, इधर बंगाली उधर बंगाली। अब जरा सोच के देखो, अब दोनों तरफ बंगाली है, कदकार ठीक जैसी है, और पता चला बांग्लादेश से कोई आदमी है। और अब देखोगे बड़ी मुश्किल की बात है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पर अब जाओ, हिमालय का 20-20, 30-30 किलोमीटर का ऐसा एरिया दिखेगा जहां कोई मानव बस्ती है ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जैसलमेर चले जाओ, पंजाब चले जाओ, बॉर्डर के एरिया 10-10 किलोमीटर दूर दिखेगा। मतलब आसपास मानवीय बस्ती नहीं है, आसपास मानवीय बस्ती नहीं है। लेकिन अब जरा सोच के देखो, अगर हम इंडिया बांग्लादेश की सीमा पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया बांग्लादेश की सीमा पे बच्चों किस तरीके से आसपास में, अब यहां पे देखोगे इंडिया बांग्लादेश की सीमा का हाल तो ये है कि बिल्कुल सीमा पे ही घर है। यानी पता चला कोई घर स्थित है तो घर का किचन है बांग्लादेश में और ड्राइंग रूम है इंडिया में। यानी इंडिया बांग्लादेश की सीमा का डिमार्केशन तो हो चुका है, झगड़ा तो है नहीं। 5-6 किलोमीटर पे आइडेंटिफिकेशन बाकी है,
तो सीमा को लेकर विवाद नहीं है, लेकिन विवाद मामला ये है कि सीमा दिखती ही नहीं बच्चों। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर सीमा दिखती ही नहीं तो सीमा कैसे डिमार्केट किया जाए? भाई सीमा पे ही पूरे घर बने हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान जाके देखो, इंडिया चाइना देख लेके देखो, दूर दूर तो नो मैंस लैंड है, तो आपको सीमा दिख जाएगी। यहाँ तो बच्चों सीमा दिखती ही नहीं। अब जब सीमा ही नहीं दिख रही है तो कैसे हम आप प्लान करें? इसलिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सबसे कॉम्प्लिकेटेड है कि वो नेचुरल बाउंड्री है नहीं। और भाई मोहरी नदी, कहीं मोहरी नदी इधर 5 किलोमीटर इधर से बह रही है, इधर से बहने लगेगी। और कभी बाढ़ में चले जाओ, बीएसएफ आधे बॉर्डर पर आज भी तारबंदी है, फेंसिंग है, आधे बॉर्डर पे तारबंदी है ही नहीं है। आधे बॉर्डर पे तारबंदी नहीं है। इसलिए बांग्लादेश की तरफ से भाई कोई बांग्लादेश की तरफ घुसपैठी आ गया, पाकिस्तान ने किसी को भेज दिया, ये हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न होता है बच्चों। दैट बिकम द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा होता है कि भाई पता चला कि यार हमारी सुरक्षा का मामला है और हम ही अवेयर नहीं है। इसलिए जो हमारे घुसपैठी आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। अब बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, सोचो धोबरी, नलबारी, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां पे निर्जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया है। अब अवैध घुसपैठी लोग आएंगे, बसेंगे, जमीन का झगड़ा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मामला आएगा। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या हो रही है। इसलिए अब देखो, जब सीए की बात आई तो पूर्वोत्तर राज्यों ने इसका बड़ा विरोध किया। पूर्वोत्तर राज्यों ने कहा ऐसा है कि अगर किसी बांग्लादेश से, चाहे हिंदू आए चाहे मुस्लिम, पूर्वोत्तर राज्य के लोग कह रहे हैं कि भैया हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, कोई भी आए। बल्कि बच्चों, पूर्वोत्तर राज्य के लोग तो कहते हैं हमारे लिए बिहारी भी बाहरी ही है, केवल बांग्लादेशी नहीं है। और इसलिए पूर्वोत्तर राज्य में देखोगे, एक समय तो ऐसा था कि पूर्वोत्तर राज्य के लोग ये कहा करते थे कि एक कहावत थी असम में कि अगर बंगाली और सांप में दोनों एक साथ देखो तो पहले किसको मारो? बंगाली को। इस सांप से भी ज्यादा खतरनाक किसका है? बंगाली है। इसलिए जरा सोच के देखो, ये जब मामला था तो बड़ा विवाद का विषय था। इसलिए नॉर्थ ईस्ट लोग कहते हैं भैया हमारे आप जमीन छीन ले रहे हो। अब ये भाई हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चों देखो, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उग्रवादी संगठन बने हैं, उल्फा, ये सब संगठन, ये सब तो अलगाववाद की समस्या कारण है, वहां पे घुसपैठ की समस्या कारण आए हैं। इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न है। तो अवैध घुसपैठ इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न। दूसरा, इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को हमें बांग्लादेश इंडिया को पारगमन मार्ग दे। इंडिया इज लुकिंग फॉर ट्रांजिट रूट। अब बच्चों ये ध्यान रखने की है, ट्रांजिट रूट, पारगमन मार्ग। अच्छा, ये बात याद रखना, भारत बांग्लादेश के बीच में बस चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से बस चल रही है, आगे आपको बता देंगे। जब से शेख हसीना आई है, कनेक्टिविटी पर खूब बल है, रेल चलना शुरू हो गई, बस चलना शुरू हो रही है। अब हम बांग्लादेश के पोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी भी देखो, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करें, ट्रक लेकर पार कर जाए, वो ट्रांजिट, सामान आवागमन हो जाए, ट्रांजिट। हमारा ट्रक बांग्लादेश में जाए, बांग्लादेश से होता हुआ नॉर्थ ईस्ट में चला जाए, ये ट्रांजिट रूट है। अभी भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच ये हाल है कि हमारा कोई ट्रक जाएगा तो बांग्लादेश की सीमा पर रोक दिया जाएगा। बांग्लादेश फिर स्वाभाविक रूप में उसमें अपने ट्रक में सामान ला देगा, फिर वो अपनी सीमा पर रोकेगा। नॉर्थ ईस्ट में फिर दोबारा अपने ट्रक में भरना पड़ेगा। एक बार उतारो, एक बार चढ़ाओ, कमाल की बात है यार, कमाल की बात यह है। इसलिए बच्चों आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर डेवलपमेंट करना है तो बांग्लादेश की आवश्यकता तो है, इसलिए ट्रांजिट रूट हमें चाहिए। ट्रांजिट का मतलब व्यापारिक वस्तुओं का, सामान का आवागमन, मानव का नहीं है। इसलिए बच्चों, बस यात्रा ट्रांजिट रूट का एग्जाम्पल नहीं है। बस यात्रा में तो लोग जाते हैं, ट्रक यात्रा ट्रांजिट रूट का एग्जाम्पल है। ट्रक यात्रा ट्रांजिट रूट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्रक से सामान आ जाएगा तो ये अपने आप में ट्रांजिट रूट होगा।
तो जब ट्रक से सामान आ जाएगा तो दोनों का विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अभी भी बांग्लादेश ने हमें ट्रांजिट रूट नहीं दिया है। ये थोड़ा इंडिया कंसर्न रहता है, ये इंडिया कंसर्न रहता है। तो सबसे बड़ी बात इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकना। दूसरा इंडिया का डिमांड क्या है? ट्रांजिट रूट। ट्रांजिट रूट की बात है। हाँ, अगर बांग्लादेश की तरफ से देखेंगे तो एक और है व्यापार घाटा। बांग्लादेश का थोड़ा ट्रेड डिफिसिट है, व्यापार घाटा है। तो बांग्लादेश कई बार ये मुद्दा उठाता रहता है भाई, ट्रेड डिफिसिट। और कई बार अगर इंडिया की तरफ से देखेंगे तो ऐसा मामला आता है कि हमने बांग्लादेश को ज़्यादा ही फायदा दे रखा है, क्योंकि गंगा नदी के विभाजन में जो हमने बांग्लादेश को फैसिलिटी दी है वो जरूरत से ज़्यादा है। उतनी फैसिलिटी बांग्लादेश को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर मूल मुद्दा क्या है? अब कभी तीस्ता का मुद्दा आ जाए तो आप कैसे लिखो? क्या ये लिख दोगे कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कितनी लंबाई है? या तीस्ता नदी में भी वही मामला आएगा? क्योंकि बच्चों ने बता दिया पहले से, कभी भी मामला नदी का पानी का नहीं होता, मामला होता है पॉलिटिक्स का, मामला है पॉलिटिक्स का। लेकिन भारत बांग्लादेश पर आगे बढ़ने से पहले बच्चों सवाल पूछ लो, कुछ सवाल पूछ लो। और मेरे बच्चों, आप याद रखो, जो लोग भी चैट कर रहे हैं क्लास के बीच में, वो समझ लो अपने अपने जवानी की भविष्य की नींव को खराब कर रहे हो मेरे बच्चों। आप याद रखो, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, और आप अपने बच्चे आगे वाली पीढ़ियों को बताओगे कि कैसे हमने अपने अच्छे समय को बर्बाद किया। और ये तो बच्चों का भी दायित्व होता है जो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लगातार चैट कर रहे हैं, ना तो खुद पढ़ रहे हैं, दूसरे को पढ़ने दे रहे हैं। और वो पाकिस्तान की हालत पे जाएंगे बच्चों, बहुत जल्दी वो पाकिस्तान और श्रीलंका बन जाएंगे और फिर कटोरा लेकर घूमेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, जवानी में संभल जाओ, नहीं फिर दोबारा संभलने का मौका मिलेगा नहीं। आप याद रखो, खान सर ने इतना अच्छा उपलब्ध करा दिया है मौका, इतने सस्ते आप पढ़ रहे हो, उसका मिसयूज मत करो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखो, जवानी में यार अगर गड़बड़ा गए तो बुढ़ापा फिर ठीक होगा नहीं। इसलिए मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ, इतने बड़े हो गए यार तुम लोग, एक बार अच्छे से देखा करो, पढ़ा करो, कोई क्वेश्चन पूछो, कोई लिखने का, आपस में डिबेट करते हुए लगे हो। अरे दुनिया में बात करने के बड़े मौके मिल जाएंगे पुत्र, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा एसाइलम क्या होता है? एसाइलम का मतलब अरे किसी को शरण देना। तो एसाइलम क्यों शरण देते हैं? किसी का पड़ोस में कहीं पे प्रताड़ना की गई हो, उसको हिंसा का डर हो, हत्या का डर हो, इस आधार पे हम प्रताड़ना या इस आधार पे हम किसी को एसाइलम या शरणार्थी का दर्जा दे देते हैं। जैसे कई बार इंडियन लोग जाके झूठ मूठ का लंदन में कह देते हैं। आपने वो शाहरुख खान की मूवी देखी होगी, इसमें इंडियन लोग झूठ बोल देते हैं कि भारत में हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वहां उनको शरणार्थी का दर्जा मिल जाए। किसी ने बैराज की समस्या, अरे मेरे बच्चों बैराज नहीं होता, अरे वो तीस्ता नदी पर ही, अरे बैराज की समस्या, बैराज का मतलब क्या? छोटा सा डैम, छोटा मोटे डैम को बैराज कहते हैं। किसी बच्चे ने कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं? देखो आईआर से 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं कम से कम, जो कहीं कहीं कोई बड़ी सारी बातें, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में रेडिकल लाइन है, भारत बांग्लादेश के बीच डूरन रेखा है, कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं। मेंस में तो 4 से 5 सवाल आते हैं, मेंस में 4 से 5 सवाल आते हैं। अच्छा, किसी बच्चे का प्रश्नकाल मत रखिए, ठीक है बच्चों, तो कल से मैं प्रश्नकाल नहीं रखूंगा। हाँ, ये बात सही भी है कि एक बार आईआर पूरा पढ़ लो, उसके बाद प्रश्नकाल में बता दूंगा, क्योंकि आईआर एक सरल विषय है बच्चों, तो उसमें और याद रखना, इसमें लिखने का चैलेंज ज्यादा होता है। ये बच्चे पारगमन, अरे पारगमन का मतलब होता है जो आवागमन, व्यापारिक वस्तुओं का आवागमन, व्यापारिक ट्रक का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में आवागमन, यह है ट्रांजिट रूट। जैसे नेपाल के सारे ट्रक भारत की सीमा से आते जाते हैं, क्योंकि हमने नेपाल को ट्रांजिट रूट दे रखा है। लेकिन बांग्लादेश ने अभी इंडिया को ट्रांजिट रूट नहीं दिया है। हमने भूटान को ट्रांजिट रूट दे रखा है, पारगमन, भूटान के ट्रक इंडिया में आ सकते हैं, इधर से वहां जा सकते हैं, तो इसे ट्रांजिट रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, कल से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, पहले हम पूरा कर लेंगे और अब चैट ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे आपस में ही चैटिंग कर रहे हैं। तो आप याद रखो, जो बात याद रखना दोस्तों, जवानी सबसे कीमती चीज है, क्योंकि ये ऊर्जा, ये शरीर, ये सक्षमता फिर नहीं आएगी मेरे बच्चों।
ठीक है बच्चों, फिर बाकी कल। हाँ, बांग्लादेश अभी थोड़ा बाकी है। बांग्लादेश के बाद फिर हम आएंगे पाकिस्तान चाइना। पाकिस्तान चाइना पर आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी हैं।